नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारे चारों ओर है, पर शायद हम उसकी गहराई और अनोखेपन को पूरी तरह जानते भी नहीं। मैं बात कर रहा हूं भारत की अद्भुत प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों की दुनिया की। ये एक ऐसी दुनिया जो डाइवर्सिटी से भरी है ना। बिल्कुल। और हमारे हाथ ना जानकारी का एक दिलचस्प पुलिंदा लगा है। समझ लीजिए एक तरह की विस्तृत प्रश्नोत्तरी या किसी ऑडियो बुक का अंश जो आंकड़ों और तथ्यों से भरा है। अच्छा। लेकिन आज हमारा इरादा सिर्फ इन तथ्यों को गिनना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों और जवाबों से एक कहानी बुने। ये समझें कि ये आंकड़े भारत की कुदरती विरासत के बारे में क्या राज खोलते हैं। हाँ, मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं, उनके पीछे का मतलब। सही कहा। इस जानकारी की परतों को खोलना ही आज की हमारी ये कह सकते हैं विस्तृत पड़ताल का मकसद है। अच्छा। तो क्या कभी सोचा है कि दुनिया के नक्शे पर पौधों की विविधता के मामले में भारत कहाँ खड़ा है? ना यहाँ कितने किस्म के जानवर बसते हैं, ऐसे ही कुछ सवालों के धागे पकड़कर हम आज की कहानी बुनेंगे। दिलचस्प सवाल है। चलिए इस जानकारी की पोटली को खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या खजाना छिपा है। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत होती है पैमाने से। मतलब भारत की अविश्वसनीय जैव विविधता का जो विशाल कैनवस है उससे। हाँ, कहाँ से शुरू करें? पौधों से। हाँ, पौधों से शुरू करते हैं। ये जानना काफी दिलचस्प है कि दुनिया भर में पौधों की प्रजातियों की गिनती में भारत 10वें नंबर पर आता है। 10वें पर पूरी दुनिया में? जी हाँ। और अगर सिर्फ एशिया की बात करें तो एशिया में चौथे स्थान पर। 10वां और चौथा, ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये अपने आप में कहानी कहता है। सही। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश में प्रकृति ने अपने अनगिनत रंग बिखेरे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि भारत की मिट्टी, यहाँ की जलवायु, यहाँ के पहाड़ और मैदान कितने विविध हैं। बिल्कुल, कि वो इतनी अलग अलग तरह की वनस्पतियों को पालते पोसते हैं। करीब करीब 15,000 किस्म के तो सिर्फ फूलों वाले पौधे यहाँ मिलते हैं। 15,000? हाँ, जरा सोचिए, दुनिया के कुल फूलों वाले पौधों का लगभग 6% हिस्सा वो भारत में ही है। ये अपने आप में अद्भुत है। और जब हम किसी खास इलाके के पेड़ पौधों की बात करते हैं, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है ना? हाँ, फ्लोरा। फ्लोरा। जी हाँ, फ्लोरा शब्द उसी तरफ इशारा करता है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र या किसी एक समय विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों का समूह। अच्छा, ये तो हुई पेड़ पौधों की बात, यानी फ्लोरा की। लेकिन कहानी जानवरों के बिना तो अधूरी है। बिल्कुल अधूरी। भारत के फौना यानी प्राणी जगत के बारे में आंकड़े क्या बताते हैं? जानवरों के मामले में भी भारत की कहानी उतनी ही रोमांचक है। यहाँ लगभग 90,000 विभिन्न प्रकार के जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 90,000? जी, 90,000। ये संख्या ही अपने आप में हैरान करने वाली है तो। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में जितनी पक्षियों की प्रजातियां हैं, उनमें से करीब 13% का घर भारत है। 13% पक्षी भी? ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि इतने किस्म के जीव हमारे आसपास रहते हैं। हाँ, और जैसा आपने कहा, इन सभी जानवरों के समूह के लिए शब्द है फौना। फौना। फ्लोरा और फौना, वनस्पति और प्राणी जगत मिलकर ही तो भारत की जैव विविधता की पूरी तस्वीर बनाते हैं। सही। बिल्कुल। और इसी तस्वीर में ना एक और परत है, वर्जिन वेजिटेशन की। हाँ, ये शब्द मैंने सुना है, वर्जिन वेजिटेशन या अक्षत वनस्पति। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? देखिए, वर्जिन वेजिटेशन वो कुदरती वनस्पति है जिसे इंसानी दखलंदाजी ने बदला न हो। मतलब वो जंगल या पेड़ पौधे जो अपने आप उगे हो, बिना किसी इंसानी मदद के। हाँ, और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय छेड़छाड़ के पनपते रहे हों। आज के दौर में ऐसी वनस्पति मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन ये प्रकृति का सबसे शुद्ध रूप है, आप कह सकते हैं। और कुछ पौधे या जीव ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के ही मूल निवासी हैं, कहीं बाहर से नहीं आए। हाँ, बिल्कुल है। ऐसी प्रजातियों को एंडेमिक या इंडिजिनस कहते हैं। एंडेमिक? हाँ, यानी स्थानिक या देशज प्रजातियां। ये वो अनोखे जीव या पौधे हैं जिनकी जड़ें, जिनका मूल यहीं भारत की धरती में है। ये हमारी प्राकृतिक विरासत का एक बहुत अनमोल हिस्सा है। तो ये साफ है कि भारत फ्लोरा और फौना दोनों ही मामलों में बेहद समृद्ध है। और जाहिर है, इतनी विविधता है तो इनके घर यानी जंगल भी अलग अलग तरह के होंगे। हाँ, बिल्कुल। अलग अलग जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों का नतीजा है ये। किस तरह के जंगल पाए जाते हैं भारत में मुख्य तौर पर? मोटे तौर पर भारत के जंगलों को हम 5 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं। 5 कौन कौन से? ये है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन,
फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन और आखिर में कांटेदार वन व झाड़ियां। हर जंगल की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग चरित्र। चलिए, सबसे पहले सदाबहार वनों की कहानी सुनते हैं। नाम से लगता है ये हमेशा हरे भरे रहते होंगे। और ऐसा है भी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां साल भर भारी बारिश होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। ओह, काफी ज्यादा। जी, ये इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। और यहाँ पेड़ों के पत्ते गिरने का कोई एक तय मौसम नहीं होता, इसलिए ये जंगल साल भर हरे नजर आते हैं। अच्छा, और इन घने हरे जंगलों में किस तरह के पेड़ मिलते हैं और कौन से जानवर इन्हें अपना घर कहते हैं? व्यावसायिक नजरिए से देखें तो रबड़ और सिंकोना जैसे पेड़ यहाँ महत्वपूर्ण है। सिंकोना की छाल से ही तो मलेरिया की दवा क्विनैन बनती है। हाँ, सुना है। जानवरों की बात करें तो इन भारी वर्षा वाले घने जंगलों से जुड़े इलाकों जैसे असम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में एक सींग वाले गैंडे जैसे शानदार जीव भी पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा? हाँ, हालांकि गैंडे ज्यादातर दलदली या नम पर्णपाती घास के मैदानों को पसंद करते हैं, लेकिन उनका आवास क्षेत्र इन सदाबहार वनों से कहीं न कहीं जुड़ा है। सदाबहार वनों की घनी हरियाली से अलग भारत में एक और तरह के जंगल बहुत बड़े इलाके में फैले हैं, पर्णपाती वन। जी हाँ, पर्णपाती वन। इन्हें मानसून वन भी कहते हैं, ऐसा क्यों? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैले हैं और इन्हें मानसून वन कहने की वजह सीधी सी है, इनका जीवन चक्र मानसून पर बहुत निर्भर करता है। अच्छा, ये उन इलाकों में होते हैं जहां बारिश मध्यम होती है, मतलब 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है। तो गर्मी के शुष्क मौसम में पानी बचाने के लिए ये पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। करीब 6 से 8 हफ्तों के लिए जंगल पतझड़ का रूप ले लेते हैं। पतझड़ का मौसम आता है इनमें? हाँ, फिर जैसे ही मानसून आता है इनमें नई पत्तियां आ जाती हैं और ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तो ये मौसम के साथ अपना रंग बदलते हैं। जी। यहाँ का सबसे खास पेड़ कौन सा है? सागौन। जी, टीक जिसे कहते हैं। सागौन की लकड़ी बहुत मशहूर है। जी। इन वनों का राजा माना जाता है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत और कीमती होती है। और हाँ, इन पर्णपाती जंगलों के कुछ इलाके जैसे गुजरात का गिरवन, हाँ, वो एशियाई शेरों का घर भी है। अच्छा, शेर भी इन जंगलों में रहते हैं? हाँ, ये जानना रोमांचक है कि शेर जैसे शानदार जानवर इन मानसूनी वनों में बसते हैं। तो एक तरफ सदाबहार वन जहाँ खूब पानी है और दूसरी तरफ पर्णपाती वन जो मॉनसून का इंतजार करते हैं। लेकिन उन इलाकों का क्या जहाँ बारिश बहुत कम होती है, जैसे रेगिस्तानी किनारे, वहाँ की कहानी कैसी है? जहाँ साल में 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, वहाँ प्रकृति की कहानी बिल्कुल अलग होती है। वहाँ मिलते हैं कांटेदार वन और झाड़ियाँ। हाँ, यहाँ जीवन का संघर्ष पानी बचाने के इर्द गिर्द घूमता है। पौधों ने खुद को इस चुनौती के लिए अद्भुत तरीके से ढाला है। कैसे? क्या खासियत होती है इन पौधों में? मतलब क्या करते हैं पानी बचाने के लिए? बहुत कुछ। जैसे पानी बचाने के लिए इनके तने अक्सर गूदेदार होते हैं जिनमें पानी जमा रहता है। अच्छा, कैक्टस की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत गहराई तक चली जाती हैं और पत्तियां वो या तो बहुत छोटी होती हैं या मोटी होती हैं या फिर कांटों में बदल जाती हैं। कांटों में। क्यों? ताकि भाप बनकर पानी उड़ ना जाए। सतह कम हो जाती है ना। ये प्रकृति का इंजीनियरिंग कमाल है, आप कह सकते हैं। वाकई कमाल है। और इन मुश्किल हालात में जीने वाले जानवर कौन से हैं? इन शुष्क और अर्धशुष्क इलाकों में जंगली गधे जैसे जानवर मिलते हैं। जंगली गधे? हाँ, जो कम पानी में भी गुजारा कर लेते हैं। गुजरात का कच्छ का रण इनका एक प्रमुख ठिकाना है। और ऊंट तो है ही रेगिस्तानी और सूखे इलाकों के राजा। सही कहा। अब जमीन से उठकर ऊंचे पहाड़ों की तरफ चलते हैं। हिमालय जैसे पहाड़ों पर जंगलों का रूप कैसे बदलता है? पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान गिरता है और वनस्पति का प्रकार भी बदलता जाता है। ये अपने आप में एक पूरी यात्रा है। कैसे? देखिए, लगभग 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हमें मिलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे पेड़ प्रमुख हैं। ओक और चेस्टनट? जी। और फिर थोड़ा और ऊपर जाएं तो शंकुधारी पेड़ों का राज शुरू हो जाता है। शंकुधारी पेड़ मतलब वो नुकीले पत्ते वाले, जैसे चीड़ और देवदार? हाँ, बिल्कुल। चीड़, पाइन, देवदार,
देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस ये सब शंकुधारी पेड़ हैं। इनकी पत्तियां सुई जैसी नुकीली होती हैं और शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती हैं ताकि बर्फ उन पर टिक न सके। ये पेड़ लगभग 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर खूब पाए जाते हैं। अच्छा, और अगर हम इससे भी ऊपर जाएं तो मान लीजिए 3000 मीटर से भी ऊपर? तो 3600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर पेड़ धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। उनकी जगह ले लेते हैं एल्पाइन घास के मैदान। घास के मैदान इतनी ऊंचाई पर? हाँ, मखमली घास के मैदान। गर्मियों में खिल उठते हैं ये। गुज्जर और बकरवाल जैसी खानाबदोश जनजातियां सदियों से इन मैदानों का इस्तेमाल अपने मवेशियों को चराने के लिए करती आई हैं। अच्छा। और इन्हीं बर्फीली ऊंचाइयों पर दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत जानवरों में से एक रहता है। कौन? हिम तेंदुआ। स्नो लेपर्ड? वाओ! स्नो लेपर्ड जी। पहाड़ों की बर्फीली ऊंचाइयों से उतरकर अब समुद्र तट की ओर चलते हैं। वहां एक खास तरह के जंगल मिलते हैं, मैंग्रोव। इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। ये बात बहुत अनोखी लगती है। मैंग्रोव वन वाकई अनोखे हैं। ये समुद्र तटों पर, खासकर नदी डेल्टाओं में, उन इलाकों में उगते हैं जहां ज्वार भाटा आता है। यहाँ की मिट्टी दलदली और पानी खारा होता है। तो ये पेड़ इस खारे पानी और दलदल में जीते कैसे हैं? इनकी जड़ें खास होती हैं। कुछ जड़ें हवा में सांस लेने के लिए पानी और कीचड़ से बाहर निकली रहती हैं, जिन्हें न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। न्यूमैटोफोर्स? हाँ, ये जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और तट को समुद्री कटाव और तूफानों से बचाती हैं। ये प्रकृति के तटबंध हैं एक तरह से। कमाल है। और इन मैंग्रोव जंगलों का सबसे मशहूर बाशिंदा कौन है? कोई खास जानवर? बेशक, रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर मैंग्रोव में? हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित सुंदरबन इसी शानदार जानवर का घर है। पानी और जंगल के इस अनोखे संगम में बाघ का राज चलता है। क्या अद्भुत विविधता है। सदाबहार, पर्णपाती, कांटेदार, पर्वतीय, मैंग्रोव, हर जंगल की अपनी पहचान, अपने पेड़, अपने जीव, है ना? अब कुछ और खास जानवरों और उनके विशेष ठिकानों की बात करें जो हमारे स्रोत में उजागर किए गए हैं। एशियाई शेर का आपने जिक्र किया था गिर वन में। हाँ, एशियाई शेर आज प्राकृतिक रूप से सिर्फ गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के इलाके में ही पाए जाते हैं। ये उनका आखिरी किला है पूरी दुनिया में। सिर्फ गिर में? जी हाँ, प्राकृतिक रूप से। और जंगली गधे और ऊंट, उनका जिक्र भी हुआ था। जंगली गधे मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ के रण के नमकीन रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और ऊंट, जिन्हें रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, वे राजस्थान के थार मरुस्थल में। ठीक है, हाथियों का घर कहाँ है मुख्य रूप से? हाथियों को गर्म और नम जंगल पसंद है, इसलिए वे मुख्य रूप से असम, कर्नाटक और केरल के जंगलों में पाए जाते हैं। अच्छा, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में? हाँ, और एक सींग वाले गैंडे, जिनका हमने पहले जिक्र किया था, उनका मुख्य गढ़ असम और पश्चिम बंगाल के दलदली और घास वाले इलाके हैं। समझ गया। लद्दाख की ऊंचाइयों पर भी कोई खास जानवर मिलता है? हाँ, लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान की ऊंचाइयों पर याक पाए जाते हैं। याक? जी, ये बड़े भारी भरकम जानवर होते हैं जिनके शरीर पर लंबे झबरीले बाल होते हैं जो उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। इनका वजन 1 टन तक हो सकता है। 1 टन? बाप रे। हाँ, कच्छ के रण में फ्लेमिंगो पक्षियों के बारे में भी कुछ दिलचस्प है? बिल्कुल। कच्छ का रण सिर्फ जंगली गधों का ही नहीं बल्कि हजारों फ्लेमिंगो का भी घर है। ये खूबसूरत गुलाबी पक्षी यहाँ खारी मिट्टी के ऊंचे टीले बनाकर उन पर अपने अंडे देते हैं। ये नजारा देखने लायक होता है। वाह, मिट्टी के टीलों पर घोंसले। जी। और क्या कोई ऐसा जलीय जीव है जो बहुत खास हो, स्रोत में जिक्र हो जिसका? घड़ियाल का नाम लेना जरूरी है। घड़ियाल? हाँ, ये मगरमच्छ परिवार का सदस्य है, लेकिन अपनी लंबी पतली थूथन और उस पर बने घड़े जैसे उभार की वजह से बिल्कुल अलग दिखता है। अच्छा, वो घड़े जैसा उभार। हाँ, उसी से नाम पड़ा है। दुख की बात है कि ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय है और अपनी तरह का दुनिया में बचा एकमात्र प्रतिनिधि है जो भारत की नदियों में पाया जाता है। ओह, ये चिंता की बात है तो ये जानना कि इतने सारे अनोखे जीव भारत को अपना घर कहते हैं, गर्व भी महसूस कराता है और चिंता भी है। लेकिन भारत की वनस्पति सिर्फ अपनी विविधता के लिए ही नहीं जानी जाती, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है ना? खासकर औषधीय गुणों के लिए। हाँ, बिल्कुल। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का तो आधार ही ये औषधीय पौधे हैं।
हमारे स्रोत बताते हैं कि आयुर्वेद में लगभग 2000 ऐसे पौधों का वर्णन है जिनके औषधीय गुण पहचाने गए हैं। 2000? जी, और इनमें से कई पौधे आज भी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। कुछ जाने पहचाने उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे सर्पगंधा। सर्पगंधा? हाँ, जो केवल भारत में पाया जाता है और जिसका इस्तेमाल उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए होता है। सिर्फ भारत में मिलता है ये? जी, ऐसे स्रोत बताते हैं। या फिर जामुन ले लीजिए, जिसके पके फल से बना सिरका पेट के लिए अच्छा माना जाता है और जिसके बीज का पाउडर मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद बताया गया है। जामुन तो काफी आम है। हाँ, और नीम तो है ही, जिसके एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल गुणों से हम सब वाकिफ है। नीम तो हर घर में जाना जाता है। सही। यहाँ ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। मतलब एक तरफ इतनी अद्भुत विविधता, इतने अनोखे और उपयोगी जीव और पौधे, और दूसरी तरफ शायद इन पर मंडराता खतरा। क्या इन प्राकृतिक खजानों को कोई खतरा है? और अगर है तो मुख्य वजह क्या है? दुर्भाग्य से खतरा बिल्कुल वास्तविक और गंभीर है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो व्यावसायिक लाभ के लिए जानवरों का अंधाधुंध शिकार, हाँ। वो एक बड़ी समस्या है। फिर बढ़ता प्रदूषण, खासकर औद्योगिक कचरा और रसायन जो हमारे जल स्रोतों और मिट्टी को जहरीला बना रहे हैं। प्रदूषण भी। और एक और बड़ा कारण है बाहरी यानी विदेशी प्रजातियों का हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में घुसाना। ये बाहर से आई प्रजातियां यहाँ के मूल पौधों और जीवों के लिए खतरा बन जाती हैं। अच्छा, मतलब जो यहाँ की नहीं है। जी, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत प्राकृतिक जलवायु चक्र को मुख्य खतरा नहीं मानता, बल्कि इन मानवीय कारणों पर ज्यादा जोर देता है। तो फिर संरक्षण इतना जरूरी क्यों है? मतलब ठीक है, कुछ प्रजातियां खतरे में हैं, लेकिन एक आध प्रजाति कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ये सवाल भी मन में आ सकता है। यहीं पर हमें पारिस्थितिकी तंत्र की कहानी को समझना होगा। देखिए, हर एक प्रजाति, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना लगे, इस तंत्र में अपनी एक भूमिका निभाती है। हर एक का रोल है। हाँ, जैसे एक मशीन का हर पुर्जा जरूरी होता है, वैसे ही प्रकृति के इस जाल में हर धागा महत्वपूर्ण है। किसी एक के टूटने या गायब होने से पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। ये जैव विविधता ही है जो हमारी पृथ्वी को जीवन देती है, हमें साफ हवा, पानी और भोजन मुहैया कराती है। इसलिए इसका संरक्षण असल में हमारा अपना संरक्षण है। खुद को बचाना है। बात तो सही है। और इस जरूरी काम के लिए, इस विरासत को बचाने के लिए भारत में क्या कदम उठाए गए हैं? कुछ ठोस प्रयास हुए हैं? हाँ, काफी प्रयास हुए हैं और हो रहे हैं। भारत सरकार और कई संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया, जो एक मील का पत्थर था। 1972 का एक्ट। जी, देश भर में प्रकृति के खास हिस्सों को बचाने के लिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। 18? हाँ, इनमें से कुछ प्रमुख हैं दक्षिण भारत में नीलगिरी, तमिलनाडु तट पर मन्नार की खाड़ी और मध्य प्रदेश में पन्ना। नीलगिरी, मन्नार, पन्ना। इनमें से नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी जैसे कुछ को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में भी शामिल किया गया है। हालांकि स्रोत के अनुसार असम का मानस बायोस्फीयर रिजर्व इस वैश्विक सूची में शामिल नहीं है। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा और क्या प्रयास हो रहे हैं? इनके अलावा वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखने के लिए 106 राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स। 106 नेशनल पार्क? जी, और कई वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी स्थापित किए गए हैं। कुछ खास संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए विशेष परियोजनाएं भी चल रही हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए खास प्रोजेक्ट? हाँ, और सिर्फ जानवरों ही नहीं, पौधों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। 1992 से सरकार देश भर के वानस्पतिक उद्यानों यानी बोटैनिकल गार्डन्स को वित्तीय और तकनीकी मदद दे रही है, ताकि दुर्लभ और महत्वपूर्ण पौधों को बचाया और संजोया जा सके। यानी पौधों और जानवरों दोनों के लिए काम हो रहा है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने भारत की कुदरती कहानी के कई पन्ने पलटे। हाँ, हजारों किस्म के पेड़ पौधे और जानवर, बर्फीले पहाड़ों से लेकर समुद्री तटों तक फैले अनोखे जंगल, उनकी अपनी चुनौतियां और उनमें बसने वाले अद्भुत जीव, और साथ ही हमने उन खतरों और संरक्षण के प्रयासों को भी समझा जो इस कहानी का अहम हिस्सा है। बिल्कुल। अगर कुछ बातें खास तौर पे याद रखनी हो तो वो शायद ये होंगी।
पौधों की विविधता में भारत का दुनिया में 10वां और एशिया में 4था स्थान। यहाँ 90,000 किस्म के जानवरों का होना, 90,000। रेगिस्तानी पौधों का पानी बचाने का वो अद्भुत कौशल, या फिर गिर के जंगल का एशियाई शेरों का एकमात्र घर होना। ये तथ्य हमें भारत की प्राकृतिक समृद्धि का एहसास कराते हैं। सही। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये समझना है कि ये सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। हाँ, वो कनेक्शन। जी, जंगल, जानवर, पौधे, मौसम, इंसान सब एक दूसरे पर निर्भर है। ये जानकारी सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराती है कि हम इस अनमोल विरासत को समझें और इसे बचाने में अपना योगदान दें, क्योंकि प्रकृति की इस भव्य कहानी में हर किरदार मायने रखता है। आज की इस चर्चा से ये तो साफ हो गया कि भारत वाकई कुदरत के खजानों से मालामाल है। हमने कुछ सवालों के जवाब जरूर ढूंढे, लेकिन शायद हर जवाब अपने पीछे और भी गहरे सवाल और जानने की एक नई जिज्ञासा छोड़ गया है। और यही जिज्ञासा हमें इस जैव विविधता के महत्व को समझने और उसे बचाने के लिए प्रेरित करती रहनी चाहिए। जैसा हमने देखा, पारिस्थितिकी तंत्र में हर प्रजाति का अपना एक अनूठा योगदान है, जिसके बिना ये दुनिया अधूरी है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ विदा लेते हैं। हाँ। हमने जाना कि सर्पगंधा जैसा औषधीय पौधा सिर्फ भारत में मिलता है। सोचिए, क्या ऐसे और भी अनगिनत, अनदेखे, अनजाने पौधे या जीव हो सकते हों जो केवल यहीं भारत की धरती पर पाए जाते हों? हो सकता है, जिनके रहस्यों से, जिनके संभावित गुणों से हम आज भी पूरी तरह अनजान हैं। उनकी खोज, उनका अध्ययन और उनका संरक्षण आने वाले कल के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। वाकई। इसी विचार के साथ आज की इस जानकारी भरी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह पड़ताल रोचक लगी होगी। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए।